नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं कर्ज की वसूली पर आरबीआई के प्रस्तावित नए नियमों की। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बकाया कर्ज की वसूली के लिए मानकों को, स्टैंडर्ड्स को सख्त करने का एक प्रस्ताव रखा है। इसके तहत वित्तीय संस्थान और उनके वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि कर्ज की वसूली के लिए अब बैंक के वसूली एजेंट आपको वक्त बेवक्त कॉल करके परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कर्जदाताओं को किसी भी तरह की धमकी देने पर भी पूरी तरह से मनाही होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरई यानी विनियमित संस्थाएं और उनके वसूली एजेंट कर्ज वसूलने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या फिर शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या फिर उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही वसूली एजेंट कर्जदारों को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकेंगे। तो आरबीआई का ये जो प्रस्ताव है वो आज की स्थितियों के हिसाब से कितना जरूरी है, इसके क्या कुछ है मायने, और सबसे अहम बात यह कि ग्राहक इससे अब कितने निश्चिंत हो जाएंगे, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं दक्षिता दास जी, जो कि वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रह चुकी हैं। दक्षिता मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जब भी आप इस प्रोग्राम में जुड़ती हैं हमारे दर्शकों को बहुत सारी नई नई सूचनाएं, जानकारियां मिलती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैम इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैम, शुरुआत इसी से कि जिस तरह से आरबीआई ने ये जो नया नियम, जिसका कि प्रस्ताव अभी वो दिया है, फाइनल नहीं हुआ, ये एक प्रस्ताव दिया आरबीआई की तरफ से, एक प्रस्ताव आया है। ये आप भी जानती हैं मैम कि बहुत सालों से इस बात को लेकर बहुत लोगों में तकलीफ थी कि जो कर्ज जो लेते थे उनकी तरफ से, बैंकों की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से जो वसूली करने के लिए लोग आते थे, वो बहुत ही गलत तरीके से धमकी देते थे और गलत बातें कहा करते थे। अब आरबीआई के इन नियमों के आने के बाद से जब ये आ जाएंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही ये आज की तारीख में ये बहुत ही जरूरी था। तो ये हमको मानकर चलना चाहिए कि इन नियमों से जो हमारे कर्ज लेने वाले हमारे जो साथी हैं, भारतीय हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसका एक आपको आपका ध्यान और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल, झारखंड में एक गर्भवती महिला थी और ये इसी तरीके से जो आपका वसूली करने वाले लोग थे, ना जाने क्या हुआ, वहां पर परिस्थिति ऐसी पलट गई कि ट्रैक्टर की वसूली करते वक्त उनके साथ हादसा हो गया। बिल्कुल। ये बहुत ही, इस तरह की स्थिति आनी नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारा जो रूरल इंडिया है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, उसमें तकरीबन 35% इस तरीके के लोग कर्ज में हैं। इसलिए इस तरीके के जो हमारे आरबीआई के प्रस्ताव हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो दो परिस्थितियां बदली हैं भारत में। एक तो ये है कि कोरोना के बाद आप देखेंगे कि कई किस्म के लोगों ने ज्यादा कर्ज लिया है। दूसरी जो हमारी बढ़ती हुई पीढ़ी है वो क्रेडिट कार्ड और इस तरीके की चीजों पर खर्च करती है और ये नहीं सोचती है कि आगे जाकर उसका क्या परिणाम होगा जी। तो उसके, इन सब परिस्थितियों को लेकर एक आरबीआई समझ गया है कि आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको दोनों के बीच में एक संतुलन रखना है। ऐसे में मैम, ये जो आरबीआई के जो ये प्रस्ताव हैं, खासकर बैंकों के लिए भी और एनबीएफसीज के लिए भी, मुझे लगता है कि ज़्यादातर मामले एनबीएफसीज की तरफ से आते हैं, बैंकों की तरफ से भी आते हैं, एनबीएफसी की तरफ से भी आते हैं। लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अब सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आप शारीरिक या मौखिक तौर पे आप किसी भी तरह से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। बहुत संतोष की बात होगी ये वैसे लोगों के लिए जो कर्ज लेते हैं और समय पर नहीं चुका पाते हैं। वो प्रयास करते हैं चुकाने का, लेकिन जिस तरह से ये तरीका अपनाया जाता है वो सही तरीका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है। हर चीज में हमको जिम्मेदारी में अपनी संवेदनशीलता निभानी चाहिए।
हमको थोड़ी बहुत ये समझना चाहिए कि दो इंसानों के बीच में एक डायलॉग हो रहा है। और दूसरा, और ही नहीं, बात यह है कि और भी तरीके हैं इस वसूली को करने के लिए। रिकवरी एजेंट का काम मात्र सीमित है इसके लिए कि एक संस्था ने उसको ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाकर हमने जो कर्ज दिया है उसकी वसूली करें। पर अन्य अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को अख्तियार करना या अपनाना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और आपने मौखिक और शारीरिक की बात करी, आजकल लोग सोशल मीडिया में भी वो जिसे कहते हैं नेम एंड शेम करने लगे हैं, या जाकर किसी के बारे में अगर पूछना है तो जाकर आस पड़ोस में बता देते हैं। एक तरीके से समाज में आदमी घिर जाता है। और क्या परिस्थितियों से आपका कर्ज बढ़ता है वो हम उसका बखान ही नहीं कर सकते। क्या क्या हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, या आपके दोस्त आए, उन्होंने कहा अरे भाई मेरी संस्था है, जैसे आपने कहा एनबीएफसी में शायद ये प्रचार ज्यादा हो, बेचने वक्त या अपना ऋण देते वक्त तो सब लोग आकर आपको बिल्कुल। स्वर्ग तक ले जाते हैं, लेकिन जब वसूली की बात आती है तब वही दोस्त आपका गायब हो जाता है। तो एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें कि आप मजबूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको एक एसएमएस भी मिल जाए कि देखिए आपका ये एक ऋण है और ये वसूली की तरफ जा रहा है, तो आपकी दिल की धड़कनें एक बड़े नेगेटिव तौर पर बढ़ जाती हैं। और मतलब आप बिल्कुल बीमारी का बिल्कुल। एक कारण हो सकता है। तो ऐसे उसके ऊपर अगर आपको असभ्य अश्लील बर्ताव देखने को मिलेगा, वो भी एक आरबीआई ने ठीक। उस बात के लिए बड़ा क्लियरली एक गाइडलाइन दे दी है प्रस्तावित, जैसे आपने कहा। तो उम्मीद है कि इससे जो इंसान जिसने कर्ज लिया है उसको कुछ वक्त मिलेगा, और जो कानूनी वक्त है, जो कानूनी दौर है, उसको अपनाया। ऐसे में दक्षिण मैम ये तो हुई कि हम संयम बरतने की बात कर रहे हैं बैंकों या एनबीएफसी की तरफ से, लेकिन जो लोग कर्ज लिए हैं, जो लोग कर्जदार हैं, जिन्होंने लोन लिया है, उनके लिए आपकी राय क्या होगी? क्या वो इन तरीकों से कैसे वो बच कर रहे हैं ताकि उनके पास इस तरह कोई फ़ोन, कोई धमकी, इस तरह की कोई बात ही ना हो? वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? मेरे हिसाब से कर्ज वहां तक लेना चाहिए जहां तक आपका औकात हो उसको देने की वापस। परंतु हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, और मैं खास तौर से मेरी वेदना जो होती है वो ग्रामीण भारत के लिए है, क्योंकि वो अपने उपज को बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, जैसे मैंने ट्रैक्टर का उदाहरण दिया। उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां इतनी हैं, शादियां करनी है, कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, कई चीजों में कर्ज आप लेते हैं। परंतु मल्टीपल कर्ज, यानी एक से आगे दो, दो से आगे तीन, वो तो आप एक तरीके से आप फंस गए। आपको याद होगा कि पहले असीम हम लोग आजादी से पहले आपको याद होगा कि गांव गांव में एक कर्ज देने वाला सेठ बैठा रहता था, और क्या होता था, अंत में जमीन चली जाती थी आपकी। तो कर्ज लेने से पहले आपको पहले अपनी घरेलू परिस्थिति देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको कर्ज लेना है तो उसको बड़े आप ये देख लीजिए आपकी क्या आय है, जी। आपकी पत्नी की क्या आय है, आपके घर में क्या फाइनेंशियल वो है। और जो मेन कर्ज जो कि जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है वो है क्रेडिट कार्ड कर्ज, जो कि हमारे शहरी निवासी हैं, हमारे जो आजकल के युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो जाकर भारी एक मोबाइल फोन ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड पर वो कर उस पर चढ़ा देंगे, और उसके बाद उसका भुगतान करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड एक सहूलियत है, क्रेडिट कार्ड एक कर्ज लेने का तरीका नहीं। ऐसे में मैम, अगर नियम और प्रस्ताव होने के बावजूद भी या फिर अभी भी अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो ये बैंक के खिलाफ या एनबीएफसी के खिलाफ क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो कंप्लेन या फिर शिकायत कर सकता है? बिल्कुल, अगर उसको धमकी हुई हो तो रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और तुरंत जो संस्था से उसने ऋण लिया है उस संस्था के पास उस रिकॉर्डिंग को भेजना चाहिए। फिर उसके बाद प्रयास होना चाहिए कि इस लोन को आप रीसेट कर दें। रीसेट का मतलब है बढ़ा दें, उसमें आपका ब्याज बढ़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपको ये बदतमीजी या ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और यदि आपको बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया है तो ऑम्बुड्समैन है। ऑम्बुड्समैन है, आरबीआई द्वारा एक नियम है कि हर संस्था के लिए ऑम्बुड्समैन का एक है इनके पास।
नियम, तो आप जाइए वहां कंप्लेन ऑम्बुड्समैन को लोकपाल भी कह सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल भी कह सकते हैं। नहीं तो आपके पास ज्यादा, आपके पास वो हो सहूलियत हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। परंतु आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको जो बदतमीजी आपने सहन करी है उसको जरूर आप रिकॉर्ड करिए। लेकिन ये मैम ये भी आप तो देखने में आया है कि बैंक तो कम, लेकिन एनबीएफसीज की तरफ से इतने सारे एडवर्टीजमेंट, इतने सारे उनके पास मैसेज आते रहते हैं, लुभाया जाता है कि आप लोन लीजिए। बहुत ही अब मुझे लगता है कि हम सभी इससे दो चार होते होंगे कि हर रोज़ हमारे फ़ोन पे 2, 4, 5, 6 ऐसे लोन के लिए फ़ोन आते रहते हैं कि सर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप हमारे से लोन ले लीजिए, आप 5 लाख का 10 लाख का लोन ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इस तरह की बातें आती हैं और फिर लोग उस लोभ में फंसकर लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए असीम जी, बिना मतलब के तो लोन लेना नहीं चाहिए। अब कोई भी लुभा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, लोन बेचते वक्त आपको तो स्वर्ग दिखा देते हैं, कहते हैं अरे साहब आपके पास, आपने एक गाड़ी खरीदी है, अब आमतौर पर जैसे आपने एक बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी है, आइए हम आपको लोन दे दें। पर आप लोन ले किस चीज के लिए रहे हैं? तो जो भी आदमी आपको लुभा रहा है वो आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति को तो जानता नहीं है कि आपके खाते में कितना पैसा है, आपकी नौकरी ऐसी है कि अगर आप बेरोजगार हो जाएं तो आप इस लोन का भुगतान कर पाएंगे कि नहीं। तो उतना तो विवेक इंसान का होना चाहिए। इस मामले में थोड़ी बहुत जो है एक दौर आ गया है भारत में कि हमको अपने शिक्षा प्रणाली में फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। भाई कोई भी आपसे कह रहा है कि कुछ कर दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको करेंगे, और खासतौर से पैसे के मामले में, क्योंकि जहां ये फेल कर जाता है वहां आपकी परेशानी जो है अथा हो जाती है। चलिए, इस पे मैम और भी बातें होंगी क्योंकि ये हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत से लोग परेशान होते हैं जब इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं। हम इस पे बातचीत करेंगे आपसे मैम, लेकिन उससे पहले कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि जो लोग बैंकों से या एनबीएफसी से लोन लिए हुए हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं लोन वसूली के लिए, उनके लिए ये प्रस्ताव है कि वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद वो फ़ोन नहीं करेंगे, उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं क्रिएट करेंगे जो उन्होंने लोन लिया है। इसके क्या कुछ है मायने आज की तारीख में, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान दक्षिता दास जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व अतिरिक्त सचिव रह चुकी हैं वित्त मंत्रालय में। दक्षिता, मैं आपको एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैम, ये भी देखने में आया है कि न सिर्फ एनबीएफसी या बैंक की बात करें, आजकल तो चाइनीज़ लोन ऐप्स भी इतने सारे मार्केट में आ गए हैं। इसको लेके भी बीते दिनों गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। इन पे किस तरह से रेगुलेशन इनको किया जाए, इनको किस तरह से काबू में किया जाए, ताकि इनके तरफ से जो लोन डिस्पर्स किए जाते हैं और फिर उनके जालों में फंसा लिया जाता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। तो असीम जी, जो आरबीआई के नियम है आपने देखा होगा कि वो केवल जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्थाएं हैं उनके लिए उन्होंने यह प्रस्ताव जारी किया है। और इसके साथ साथ जो कई और संस्थाएं हैं, जैसे कि एक बैंकर्स का एसोसिएशन है, आईबीए, इन सब ने भी काफी सावधानी के लिए आदेश इस तरीके के निकाले हैं। परंतु देखिए, जहां तक चाइनीज ऐप्स है और ये सब है, ये केवल आपका जो व्यक्तिगत विवेक है उसी वही काम आएगा। हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से अक्सर इश्तेहार भी आते हैं कि भाई आप सावधानी रखिए, और इनको हमको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज सरकार द्वारा नियमित नहीं है, संचालित रूप से उस पर अब उसका सरकार का कंट्रोल नहीं है, उससे थोड़ा सा हमको दूर ही रहना चाहिए। ऐसे में चूंकि जी, हाँ, इसके संदर्भ में मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ वसीम जी, कि जो आरबीआई या और रेगुलेटरी संस्थाओं के आदेश हैं, उन्होंने कहा है कि आपके जो वसूली के एजेंट हैं उनकी आप ट्रेनिंग करिए। बिल्कुल 100 दिन की ट्रेनिंग करिए,
इस तरीके से उन्होंने कुछ आदेश दिए हुए हैं। क्या ये ट्रेनिंग मैम पहले नहीं हुआ करती थी? कुछ हद तक तो थी, कुछ हद तक थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि एक बार ये आरबीआई के आदेश आ जाएंगे तो और जोर से ये पकड़ेगी ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के बाद ये हो जाएगा कि एक उम्मीद है कि जो आपके रिकवरी एजेंट्स हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा था, संवेदनशीलता दिखाएंगे। ये जो आपकी, ये एक हमको समझना बहुत जरूरी है कि संस्थाएं रिकवरी एजेंट्स को क्यों करती हैं, जिसको कि हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं पूरे भारत में फैली हुई हैं। इतने सारे लोगों को नौकरी देना, उनको अपने रोल पर रखना उनके लिए संभव नहीं है। तो संस्थाओं ने 3 किस्म के एजेंट्स रखे हुए हैं, जो कि वो किसी और, जैसे बैंक हुआ या एनबीएफसी हुआ, उसने किसी और एजेंसी को रखा हुआ है। एक तो होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कि बिक्री करता है, जो कि जैसे मैंने कहा वो स्वर्ग दिखाता है। एक होता है मार्केटिंग एजेंट और एक होता है रिकवरी एजेंट। यदि किसी को कोई भी शिकायत हो इन तीनों से जी, तो ये जिम्मेदारी कंपनी की होती है, बैंक की होती है, एनबीएफसी की तो होती क्या है। ये मैम ये बैंक के एम्प्लॉय होते हैं? ये कौन होते हैं? क्योंकि अगर इनके खिलाफ आपको शिकायत करनी हो तो फिर आप कहाँ करें? क्योंकि बैंक कहेगा ये तो हमारे एम्प्लॉय हैं नहीं। नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी है बैंक की या एनबीएफसी की, क्योंकि उनके और इन एजेंसी के बीच में एक ठेका है। ओके। तो ये पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की है, और ये जो भी कर्ज ले रहा है उसको मानकर चलना चाहिए कि अगर उसकी कोई भी अनबन हो रही है तो पहली चीज उसे करनी है कंपनी के पास जाओ, एनबीएफसी बैंक के पास जाओ, वो ऐसी उनका कॉन्ट्रैक्ट है। मैम ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई डेटा कि बीते दिनों में या बीते सालों में जो कंप्लेंट्स गई होंगी बैंक के पास, एनबीएफसी के पास, इन डीएसए और डीएमएस के खिलाफ, उन पे कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया गया हो? देखिए, अभी तो मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं हैं, लेकिन परंतु मुझे मालूम है कि ये जो ऑम्बुड्समैन है या जो आपकी कंप्लेंट मैकेनिज्म है, मैं कुछ कंपनियों की से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो भी आपकी कंप्लेंट आती है उसको बहुत ही गहराई से लिया जाता है। क्योंकि आजकल देखिए, आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं। एक छोटी सी भी कंप्लेंट है वो, और वो तुरंत आपकी फैल कर बहुत बड़ा पहाड़ बन सकती है कंपनी के लिए भी। कंपनी की भी तो एक, जिसे कहते हैं, एक रेपुटेशन की बात हो जाती है ना। बिल्कुल। कि भाई आप कह रहे हैं कि फला फला कंपनी है, वो तो केवल गुंडों को भेज कर वसूली करवाती है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इस तरीके से। तो जो भी आप शिकायत दर्ज करेंगे, हर कंपनी में आजकल, हर एनबीएफसी में, हर बैंक में एक, जिसे कहते हैं, शिकायत निवारण का बहुत ही दुरुस्त प्रक्रिया बैठ गई है। और मैं आपको सबको निश्चिंत करवाना चाहती हूँ कि 99% आप अगर कंप्लेंट करेंगे उसका कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा। ऐसे मैम, एक तो हुआ कि जो लोग जानबूझ के लोन लेते हैं और नहीं चुका रहे हैं, एक तो ये मामला। दूसरा कि जो, जैसा मैंने कहा कि चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं या ऐसे ऐप्स हैं जो इंस्टेंट लोन देने का काम कर रहे हैं और फिर उसके जाल में लोग फंसते चले जाते हैं। ऐसे में मेरा सवाल, और बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ऐसे में जो आपका पर्सनल डेटा है वो एक तो लीक हो रहा है, तभी उनके पास वो आपके सारे डेटा आप जा रहे हैं। ऐसे में आज की तारीख में जो पर्सनल डेटा से संबंधित जो कानून है उसकी कितनी आप समझते कि ज़रूरत है, वो कितना सख्त होना चाहिए? बहुत ज़्यादा सख्ती चाहिए इसमें। आज की तारीख में आपका मोबाइल, आपका बैंक अकाउंट, आपका कुछ ना कुछ सब जगह फैला हुआ है, जो कि हम कहते हैं कि एक पूरा विश्व एक गांव हो गया है। हर आदमी को एक दूसरे के बारे में मालूम है, और इसमें कोई भी बुरी नियत अगर किसी की होगी तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। तो जहां तक पैसे की बात है, क्योंकि इंसान तभी जी सकता है जब उसके जेब में कुछ पैसे हों, मेरे हिसाब से इसमें व्यक्तिगत विवेक बहुत मायने रखता है। मैम, कुछ लोग ये मुझसे सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग इस तरह के जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स तो ऐसे बच के निकल जाते हैं, लेकिन छोटे लोगों को इसमें फंसाया जाता है। हालांकि ये पॉलिटिकल हो जाएगी बातें, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं वो बच के निकल जाते हैं।
लेकिन उसमें छोटे छोटे जो ग्राहक हैं वो उसमें अक्सर फंस जाते हैं और बैंक उन्हें परेशान करने या फिर एनबीएफसी जो है वो परेशान करती है। मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हाल में आपने देखा होगा 5-6 साल में हमने कई बड़े बड़े लोगों को देखा है जो कि फंसे हैं। आप देखिए, जेट एयरवेज थी, सहारा थी, किंगफिशर था, ये तो बहुत बड़े कर्जदार थे, बहुत बड़ा ये कर्ज था। कई बैंक्स थे इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, बहुत लोग जुड़े हुए थे। तो सरकार ने पूर्ण रूप से बड़े लोगों को पकड़ने की कोशिश करी है। और यदि आप देखें तो एक इन्होंने संस्था भी बैठा दी है, आईबीबीआई, और आपकी रिकवरी का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है बड़े कर्ज। तो ये बात नहीं है। देखिए, सरकार पूर्ण रूप से इस बात से अवगत है कि बड़े हो या छोटे हो, आपको वसूली तो करनी है, क्योंकि जो आपको पैसा दे रहा है, जो संस्था आपको पैसा दे रही है, वो कोई चैरिटी का तो काम नहीं कर रही है ना। बिल्कुल। वो उसको भी तो अपनी संस्था चलानी है। तो बड़े लोगों के लिए अलग किस्म के नियम बने हैं, और छोटे लोगों के लिए जैसे ये आरबीआई ने निकाला है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्लेंट करिए, और आप कंप्लेंट करेंगे तो जरूर आपकी कहीं ना कहीं आपका कष्ट का निवारण होगा। परंतु असीम जी, इस बात से हमको पूर्ण रूप से सावधान होना चाहिए। एक बारी आपने कोई भी अपनी किश्त नहीं चुकाई और आप संस्था के पास वापस गए ये कहकर कि भाई मैं नहीं कुछ चुका पा रहा हूं, तो अगर आपका लोन के बढ़ाया गया तो आपका ब्याज बढ़ेगा। तो जब भी आप लोन लें, खासकर इन चीज़ों से आप इन चीज़ों को समझें। और जैसा कि मैम कह रही हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। आप लिटरेट होंगे, आप जानेंगे उन तमाम चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, तभी आप समझ पाएंगे कि टाइम पे चुकाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप उसके मकर जाल में फंसते हुए चले जाएंगे। एक और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस विषय पर और भी कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर आरबीआई के नए प्रस्तावित नियमों की और इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान दक्षता दास जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व अतिरिक्त सचिव रह चुकी है वित्त मंत्रालय में। दक्षता मैम, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो लोन्स जब बैंकों की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से दिए जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग लेते भी हैं, अगर जो लोग चुका पाने में सक्षम नहीं होते हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ऐसे में बैंकों की सेहत, जिसे हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनकी क्या स्थिति है और बैंकों की आर्थिक सेहत पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जो हम और आप लोन बात कर रहे हैं, जो कि पर्सनल लोन, व्यक्तिगत लोन है, अगर आप इसको जोड़ते जाएं और इसमें अगर आप डिफॉल्ट देखें तो कहीं ना कहीं बैंक की या एनबीएफसी की जो बैलेंस शीट है, क्योंकि उन्होंने भी तो उधार लिया है, उन्होंने भी तो उधार लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे अगर आपका बैंक सरकारी बैंक हो तो सरकार उसकी मदद करती है। और आपने देखा भी होगा कि हर साल कुछ ना कुछ हम अखबार में पढ़ते हैं, बजट के दौरान सरकार पैसा डाल रही है ताकि आपकी सरकारी संस्थाओं की बैलेंस शीट हो। नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तो आपकी संस्था को पर एक लगाम लगाना पड़ जाता है आरबीआई का, या फिर टेक ओवर हो जाता है। परंतु ये बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी तक ये है कि एनपीए एक तरीके से कंट्रोल में है, और अभी तक ये भी है कि पिछले कई सालों में बैंकों ने बहुत ज्यादा व्यक्तिगत लोन बांटे भी हैं, जैसे एजुकेशन लोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा लोन भी है वो।
मतलब इंसान के लिए, जो ले रहा है, जो कर्जदार है और जो देनदार है, दोनों के लिए ये बड़ा अच्छा लोन ठीक है। तो जो पिछले कई सालों में बहुत प्रयास हुए हैं जिससे कि एनपीए काफी, मैं कह सकती हूँ, हद तक कंट्रोल में आ गया। एक आखिरी सवाल मैम, एक सुझाव आपके लिए आ रहा है मैम, और सुझाव ये कहा जा रहा है कि जैसे किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का ऐलान सरकारें करती रहती हैं, वैसे जो लोग होम लोन ऐसे छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं उनके लिए भी कर्ज माफ़ी का ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से करते रहने चाहिए कभी कभी। जनाब, दोनों अलग चीजें हैं। किसान बनकर देखिए इस देश में, तब पता चल जाता है कि वो आसान काम नहीं है। मेरी पूरी सहानुभूति है किसानों के साथ। रही होम लोन की बात, वो आप एक बार होम लोन ले रहे हैं तो आपके पास मकान तो है जनाब, एक आपके पास एक संपत्ति है। तो होम लोन तो मुझे लगता है सबसे सुरक्षित किस्म का लोन है, कर्जदार, देनदार, सबके लिए। क्योंकि एक आपकी परेशानी आती है जहां आप, जैसे मैंने पहले कहा, आप पर्सनल लोन लेते हैं, व्यक्तिगत लोन लेते हैं, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का ले लिया, जैसे आपने गाड़ी का ले लिया। और किसानों के लिए मैं, जैसे मैंने कहा, मेरी पूरी सहानुभूति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब लबोलुबाब ये कि आप जब भी लोन लें, एक तो सोच समझ कर लें, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लें, और लोन की जो किस्तें हैं उसको सही समय पर चुकाएं, ताकि आपके खिलाफ या फिर आप किसी भी परेशानी से आने वाले दिनों में बच कर रहें। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से समझें। ये दक्षता मैम का साफ तौर पर कहना है कि आप फाइनेंशियल लिटरेट हों, चाहे वो आप शहर में रहते हों या गाँव में रहते हों, कभी भी आप लोन लें, एक तो लोन लेने से बचें। अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, समय पर चुकाएं, तभी आप इस तरह की परेशानियों से बचकर रह सकते हैं, खुद को भी और परिवार को भी बचाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षता मैम इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।